मैं क्लास 9 में 11 क्लास चैप्टर आपका टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आपको फूड रिसोर्सेज किससे कौन कौन से आपके रिसोर्सेज हैं? प्लांट्स आपके रिसोर्सेज और एनिमल्स से हैं। और अब इन्हें इम्प्रूवमेंट है क्योंकि हमारी लार्ज पॉपुलेशन को आपको खिलाने के लिए इसकी एक अच्छी बेस्ट टेक्निक भी होनी चाहिए। तो हम प्लांट से जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। और इसे हम जो एनिमल्स है उसमें हम एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर का मतलब ही क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कल्टीवेशन ऑफ लैंड जो है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री में क्या होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम पशुओं को पालते हैं और मतलब कि उसका जो भी होता है फूड प्रोडक्ट उसे हम यूज करते हैं। एक दो से मिल गया एग्रीकल्चर। इससे रिलेटेड और भी एग्रीकल्चर जैसे होते हैं कि आपको फिशिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, ये सब और भी है जो एग्रीकल्चर से। हॉर्टिकल्चर जिसमें हम क्या ऑलरिकल्चर जो स्पेशली हम सब्जियों के लिए हम ग्रो करते हैं। जैसे तो इसमें अब फूड प्लांट से हो गया, तो प्लांट्स से भी आप लोग जान रहे हो कि आपको मतलब कि सीरियल्स भी मिलता है, वेजिटेबल्स भी मिलता है, और भी जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह जो भी है वो सब। तो एग्रीकल्चर का जो है पार्ट जो है जो कि आपके फूड क्रॉप्स के लिए है, जैसे सीरियल्स में आ गया, वीट में जो भी है, राइस है, सब जो है उसमें दूसरे हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। अब लेकिन जब मुझे सब्जियों का स्पेशली ग्रो करना तो उसे क्या करते हैं? ऑलरिकल्चर करते हैं। और जो मिक्स होता है जिसमें कि फ्रूट्स का भी है, वेजिटेबल्स भी है, तो वो उस मिक्स एग्रीकल्चर को क्या करते हैं? जिसमें कि हम सब्जियों की भी और फलों की भी खेती करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर करते हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इसमें मतलब कि इन सभी का ये चीज आपको समावेश होता है। एग्रीकल्चर में ये मिक्स फार्मिंग का करने का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसे करना है कि हमें हमारी जो एक जितनी भी हमें हमारी फील्ड है उसका यूटिलाइज भी हम कर सके और हमें बेहतर यील्ड भी हो सके। अब मिक्स फार्मिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप जैसे जितना लार्ज लेवल पर क्रॉप्स लगाते हैं वो हो गया, जो भी रिमेन्स कुछ यदि जगह बच जाते हैं तो उसमें आप मिक्स दूसरे की सब्जी लगाते। कभी आप देखे होंगे खेतों में कि धान का फसल लगा हुआ है, यदि कुछ जगह उसमें बचा हुआ है तो कुछ दूसरे छोटे मोटे सब्जी वगैरह लगा देते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो उससे क्या होता है? हमें छोटे छोटे भी जो मतलब कि जो ज़्यादा यील्ड नहीं दे रहे हैं वो प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब रोटेट करना। जो जैसे आप क्यों चेंज किया जाता है कि माने कि आप पहले धान लगाते हो, नेक्स्ट में आप बीट लगा देते हो, ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि जो अब जब एक फसल है, क्योंकि सारे फसल जो है कुछ उन क्रॉप्स जो है उनको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए और अलग मतलब वाटर का जो लेवल है अलग सबका अपना अपना है। अब मान लिया कि आप लगातार एक ही फसल लगाते जाओगे, जैसे आप एग्जाम्पल फॉर धान ही ले लो, पैडी ले लो, आप वो लगाते जाओगे तो क्या होगा? वो क्योंकि उसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, वो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियस क्या है कि उस फील्ड में वो जो वाटर की कमी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप यदि हर बार लगा लेते हो लेगुमिनेसी फैमिली का कोई भी जो जैसे पल्सेस वगैरह लगा लेते हैं, तो पल्सेस को क्या चाहिए? ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो वो नाइट्रोजन अगर ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट और मिट्टी जो है उसकी क्या होगी? सॉइल की जो फर्टिलिटी हो जाएगी वो उससे इफेक्टेड हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है। तो रोटेशन हम क्या करते हैं कि मान लिया कि इस बार हम खरीफ क्रॉप्स लगाए हैं, नेक्स्ट टाइम में हम रबी क्रॉप्स लगाएंगे, क्योंकि जो खरीफ क्रॉप्स को जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो रबी को नहीं चाहिए, जो रबी को चाहिए वो खरीफ को नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो सॉइल की जो फर्टिलिटी लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो ये हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में आपका क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चर, एग्जाम्पल फिशिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। और भी कौन कौन से हैं? जैसे एग्जाम्पल और भी हैं एनिमल हस्बेंड्री में आ जाते हैं। जैसे आप इसको मिल्क आपको मिलता है तो किससे मिलता है? जिसमें काऊ और बुफेलो से मिलता है। अब काऊ बुफेलो में भी आप जैसे काऊ और बुफेलो का जो मतलब कि जो है फीमेल जो होगी तो उससे हमें क्या मिल गया? मिल्क प्राप्त हो गया।
और जो उसमें जो मेल हुए उनसे हम क्या करते हैं, ड्रॉप, उसको ड्रॉप्स बोलते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो कि खेती में हम जैसे है उसे का यूज कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड दोनों का हो गया। फिशिकल्चर स्पेशली किसके लिए आ जाता है, स्पेशली फॉर फिशेस के लिए आता है। अब फिश में से भी दो हो जाते हैं, फिश में भी आपको फिशिंग जो करते हैं, फिशिंग भी दो प्रोसेस से हो जाती है। एक तो हो गया कैप्चर फिशिंग, कैप्चर फिशिंग, और दूसरा हो गया आपका कल्चर फिशिंग। तो कैप्चर फिशिंग में क्या होता है कि हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। भाई कहीं भी देखिए फिश है, बस हमने उसे कैप्चर कर लिया, उसके लिए हमने कोई भी मेहनत नहीं की, कुछ भी उसके लिए व्यवस्था मैनेजमेंट नहीं की, कैप्चर करने के लिए कहीं से भी है। और एक कल्चर फिशिंग में क्या फर्क होता है कि आपको उसके लिए स्पेशल रिजर्वायर भी बनाना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो करनी है, रिजर्वायर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपकी जो फिश है वो सिक्योर रहे। उसके बाद हम उसको कैप्चर करते हैं और तब जाके मार्केट में लाते हैं, और मार्केट से पहले आया है एक मेन मार्केट में, उसके बाद हम लोग के कॉमर्शियल मार्केट में आता है। तो ये फिश से रिलेटेड जो क्या आपका हो गया फिशिकल्चर, इसके जो है इसको क्या क्या कहते हैं, फिशिकल्चर। और फिश आपका क्या है, चीपेस्ट एनिमल प्रोटीन है, सबसे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा आपका एनिमल प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए कितना जरूरी आप सभी जान रहे हो, ठीक है। तो और दूसरा एपीकल्चर, एपीकल्चर में आपका क्या होता है, हनी, हनी आपको इससे होता है। हनी कोई भी साइंटिस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, ये आपको सिर्फ हनी बी से ही मिलता है, हनी बी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हनी क्या है, दैट इज सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा सोर्सेज आपका है। कार्बोहाइड्रेट स्पेशली फ्रैक्टोज, जितने भी जो फ्रूट्स है और हनी, ये सब में क्या पाए जाते हैं, फ्रैक्टोज पाए जाते हैं, ठीक है। तो एपीकल्चर में आपको हनी का हो गया। सेरीकल्चर ये किसके लिए स्पेशली हो जाता है, ये सिल्क उत्पादन के लिए होता है। सिल्क जो हम लोग यूज करते हैं, सिल्क की साड़ी, ये सब क्या है, सिल्क, सेरीकल्चर। तो उसमें हम क्या करते हैं, सेरीकल्चर में क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को, ये मलबेरी ट्री पर पाया जाता है। सिल्क वॉर्म जब वो लार्वा फॉर्म में ही रहता है, उसी टाइम में हम उसको मतलब कि, और जो हमें सेलेक्ट उसको कर लेते हैं, क्योंकि कितना मेरे को सिल्क इससे प्रोड्यूस करवानी है और कितने, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म का जो जिससे सिल्क फॉर्म होता है वो उसका एक होता है, तो हम उससे अलग कर लेते हैं और उसे अलग डेवलप करते हैं, और उसके एक को ही हम सिर्फ उसके फाइबर बनाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट फैब्रिक के रूप में होता है, और फिर जाके उस पर कलर प्रिंटिंग वगैरह तब जाके साड़ी मार्केट में आ जाती है, आपकी सिल्क की साड़ी, कुर्ता जो भी है आप इसका। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स वाले करते हैं किसे, तो क्रॉप्स करते हैं कि सेम टाइप ऑफ जो भी आप लगाए हो, मतलब कि वो आपकी फसल सेम टाइप की होनी चाहिए, मतलब कि धान की है तो सिमिलर काइंड दूसरी नहीं होगी। यदि बीट लगा हुआ तो पूरी आपकी जो फील्ड में बीट ही होगी, सेम होगी। अब ये दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट आपका है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स हो गया, दूसरा आपका हो गया रबी क्रॉप्स हो गया। तो एक खरीफ क्रॉप्स में जैसे कौन कौन से आ गए, खरीफ में आ गया आपका पैडी आ गया, बहुत सारे हैं, पैडी है, जूट है, और रबी में क्या कौन है, बीट है, फिर खरीफ में कॉटन भी है, लिनसीड है, और क्या है, पल्सेज में भी आ गया पल्सेज। ये सारे आपको रबी क्रॉप्स में आ जाते हैं। तो ये क्यों इन्हें दो में डिवाइड किया गया है, क्रॉप्स दोनों ही फूड क्रॉप्स हैं, ये दोनों ही फूड क्रॉप्स हैं, लेकिन दोनों को डिवाइड क्यों किया गया, क्यों हम इन्हें मतलब कि एक साथ नहीं ग्रो करते हैं, अलग टाइम में ग्रो करते हैं, जिसे क्रॉप सीजन भी से कहा गया, क्रॉप सीजन। अब मान लीजिए जिस सीजन में खरीफ क्रॉप्स ग्रो किए तो वो क्या कहलाया, आपका खरीफ सीजन कहलाया, सिंपल है तो है खरीफ सीजन, ठीक है। और जो आपका जिस सीजन में आपका रबी डेवलप किया, आपने रबी ग्रो किया, वो क्या कहलाएगा, आपका रबी सीजन। अब खरीफ सीजन को हम समर सीजन के नाम, समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, समर क्रॉप्स, और ये आपको रबी को विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है, विंटर क्रॉप। क्यों, क्योंकि खरीफ सीजन खरीफ क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं हम उसको
कब मानसून के मतलब कि जो जुलाई से अगस्त का, जुलाई के जो लास्ट वीक और अगस्त का फर्स्ट वीक का जो टाइमिंग होता है उस टाइम में हम इसे ग्रो करते हैं और जब इसे फाइनली जब मैच्योर हो जाता है फिर मानसून आ जाता है। और ये जो रबी क्रॉप्स है ये नवंबर दिसंबर में इसे हम ग्रो करते हैं। फाइनली हार्वेस्ट कब करते हैं इसे? अक्टूबर मतलब मार्च अप्रैल में ये डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो ये आपका रबी क्रॉप हो गया। और जो जिस सीजन में खरीफ डेवलप हो गया तो वो खरीफ सीजन, जिस सीजन में आपका रबी डेवलप हुआ तो आपका क्या कहलाया? रबी सीजन। तो ये आपका इम्प्रूवमेंट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये दोनों ही खेतों में यूज होते हैं। मतलब कि फील्ड एग्रीकल्चर में दोनों का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन एक क्या फर्क है? मैन्योर ये क्या आपके हो गए? ये आपके नेचुरल प्रोडक्ट हो गए, नेचुरल सबस्टेंसेज हो गए, नेचुरल सबस्टेंसेज। जबकि ये आपका क्या हो गया? केमिकल हो गया। जैसे एग्जाम्पल फॉर क्या हो गया? आपका यूरिया है, तो यूरिया कौन सा आपका है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। सुपर फास्फेट जो कहते हैं वो आपका क्या? फॉस्फेट फर्टिलाइजर हो गया। तो मैन्योर में आपका जो है वो नेचुरल सब्सटेंस, जिसमें जैसे कि हमारे वेजिटेबल फीड्स हो गया, प्लांट्स का और प्रोडक्ट है, जो मतलब कि प्लांट्स को हम लोग को क्या, जो हम खाते हैं वो तो खाए ही, कुछ पार्ट्स जो है जिसे हम नहीं खाते हैं उससे हम फॉडर यूज के रूप में करते हैं। फॉडर में जो जानवरों को चारा के रूप में देते हैं। अब इसके बावजूद भी जो जानवर भी जिस पोर्शन को नहीं खा सकते उसका हम क्या करते हैं? सभी को कलेक्ट करके, या जो भी एनिमल्स का जो भी डीके होता है सबको हम एक ऐसे गड्ढे में कलेक्ट कर लेते हैं और उसको ढक देते हैं, और उससे जो होता है उस रिमेन्स को मैन्योर कहते हैं, और उसे ही हम अपने खेतों में उसके डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। फर्टिलाइजर ये क्या है? ये केमिकल इसमें यूज किया जाता है। ये आपको घर मतलब कि खेतों में कर सकता है जब बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, जबकि ये आपको कभी भी फैक्ट्री और ऐसा में इंडस्ट्रियल में ही हो सकता है यूज। लेकिन इसका दोनों का कुछ बेनिफिट भी है और कुछ इसके बैड इफेक्ट भी है। ये इसका क्या है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या है कि फर्टिलाइजर का जब हम यूज करते हैं तो हमारी यील्ड तो बहुत अच्छी आ जाती है, जितना चाहिए उतना एड है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि जब आप इसका एक्सेसिव यूज करते हैं तब आपकी जो मतलब कि जो फील्ड की जो फर्टिलिटी होती है उसे इफेक्ट कर देती है। तो जब फील्ड में फर्टिलिटी का लेवल ही कम हो जाएगा तो आप क्या क्रॉप्स को ग्रो कर पाओगे? उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी तो ग्रो ही नहीं हो पाएगा। और मैन्योर का ये है, ये भी देता है, लेकिन ये थोड़ी सी क्या है, ये ज्यादा मेहनत वाली चीज है। आपको हर बार आपको केयर करनी नहीं है, लेकिन इसका फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि फुल्ली नेचुरल होता है। तो इसलिए जब हमें बेहतर चाहिए एक यील्ड, कि हमें यील्ड भी चाहिए कि भाई क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन को खिलानी है, और हमारी खेत की जो फर्टिलिटी है वो भी अच्छी रहे, तो इसके लिए हमें इसका दोनों का ही यूज करना चाहिए। मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों का ही यूज करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं और बताऊंगी।